subsequent changes is in lease or lease remeasurement. Change in amount of penalty, RVG amount payable, और VLP अमाउंट। क्या करना पड़ेगा? रिकैलकुलेट लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू लीज पेमेंट इनटू ओल्ड डिस्काउंट रेट, ओल्ड या ओरिजिनल, माइनस बुक वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी. It will be adjusted in ROU asset or in P&L if ROU asset is negative. अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. फिर उसके बाद इन अदर रीजंस, जो अदर रीजंस हैं वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से कारण हो सकते हैं. तो वो हो सकता है लेजी, ऑप्ट्स या विड्रॉ या चेंज लिख देते. लेजी चेंजेस इट्स ऑप्शन एस्टिमेट. उसे लगता है कि वो ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा. मुझे फटाफट से बताइए इसमें कौन कौन सी दो ऑप्शंस हो सकती हैं. इट कैन बी पीओ, इट कैन बी रिन्यूअल ऑप्शन. ऐसे केसेस में भी हम अपने पास क्या करते हैं? रिकैलकुलेट लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू लीज पेमेंट्स इनटू न्यू लीज रेट, न्यू डिस्काउंट रेट, minus book value of lease liability, or it will also be, it is adjusted in ROU assets. अगेन वो बात दोबारा नहीं लिख रहा कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. फिर इसके अलावा what can be the other reason? It can be lease modification. जब मैं मॉडिफिकेशन बोलता हूं तो इसका मतलब ये कि आपका लेजी एंड लेजर बोथ एग्री. क्या ऊपर वाले केसेस में लेजी और लेजर बोथ एग्री? द आंसर इज नो. यहां पर है मॉडिफिकेशन. तो वर्ड मॉडिफिकेशन जब भी बोला जाता है, कब बोला जाता है? मॉडिफिकेशन जब भी बोलेंगे वो बोलेंगे जहां लेजी और लेजर एग्री करते हैं. ये मॉडिफिकेशन कैसी हो सकती है? इट कैन बी इंक्रीज इन स्कोप. It can be increase in scope. When I say increase in scope, तो ये भी दो तरह का हो सकता है, रेदर तीन तरह का हो सकता है. तो इंक्रीज इन स्कोप किस किस तरह से आ सकता है? कि हमारे पास यहां पर एडिशनल एसेट आ गया, या हमारे पास एडिशनल लीज टर्म आ गया, या हमारे पास पीओ विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर, वो जनरेट हो गई. दोनों ने परचेज ऑप्शन को लेटर ऑन इंट्रोड्यूस कर दिया. हमने कहा इन सब केसेस में क्या करना है? डिट्टो. ये मुझे चाहिए ही नहीं है. डिट्टो एज अबव, डिट्टो एज अबव. कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर. फिर इसके अलावा और क्या हो सकती है? और हो सकती है लीज मॉडिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हैं? चेंज इन लीज रेंट. अब मुझे फटाफट से बताओ, चेंज इन लीज रेंट, मॉडिफिकेशन, क्या दोनों को जोड़ के पढ़ो तो कुछ समझ में आया? कि लीज रेंट बदला है जहां लेजी लेजर दोनों एग्री कर रहे हैं.
ओके, लीज रेंट बदला है। ऊपर भी तो लीज रेंट बदला था, मुझे फटाफट से बताओ, ऊपर भी तो लीज रेंट बदला था, लेकिन ऊपर का लीज रेंट जो बदला था उसमें क्या मेरे को लेजर के साथ मीटिंग करनी थी? नहीं करनी थी। यहां मॉडिफिकेशन है, तो यानी मीटिंग करके हमने रेंट को चेंज किया। इट कैन बी ड्यू टू कोविड और नॉन कोविड। इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी क्या करेंगे? डिट्टो एज अबव। इसका मतलब डिट्टो एज अबव। अब एक और भी लीज मॉडिफिकेशन होती है, बताओ और कौन सी लीज मॉडिफिकेशन होती है? एक और होती है जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्कोप, जिसमें हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्कोप। इसमें दो सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। एक कौन सी आती है? रिडक्शन इन एसेट्स, रिडक्शन इन एसेट, और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन इन लीज टर्म। लीज टर्म रिड्यूस हो गया। इनमें आपके पास एक स्टेप नया आ जाता है, इसमें एक स्टेप न्यू आ जाता है। स्टेप 1 इज न्यू। इसका मतलब आपके पास एक नया स्टेप आता है, और वो नया स्टेप मैं अलग से बना देता हूं, और स्टेप 2 इज अगेन डिट्टो पुराना वाला। इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां डिट्टो एज अबव। यही वाली चीज हमारे पास यहां आती है। मुझे फटाफट से बताओ रिडक्शन में नया स्टेप कौन सा आ जाता है? तो यहां पर मैं लिखकर दिखा देता हूं। रिडक्शन में हमें अपने पास, अगर मान लीजिए आपने एसेट रिड्यूस कर दिया, एसेट रिड्यूस कर दिया, तो आपको अपने पास लीज लायबिलिटी टू आरओयू एसेट करना पड़ता है। मुझे ये बताओ, इसमें लीज लायबिलिटी परसेंटेज ऑफ एसेट रिड्यूस्ड, समझ में आ गई? मान लो परसेंटेज जो भी है इनटू बुक वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, और परसेंटेज ऑफ एसेट रिड्यूस्ड इनटू बुक वैल्यू ऑफ आरओयू एसेट। और इसमें डिफरेंस अगर आएगा तो कहां आएगा? डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। डिफरेंस कहां चला जाएगा? डिफरेंस विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है? लीज टर्म रिड्यूस। अगर लीज टर्म रिड्यूस होता है तो फिर मेरे पास एंट्री क्या बनती है? लीज टर्म में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वेव्ड। किस रेट से? ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट से जो लीज पेमेंट वेव्ड है। ध्यान ये रखना कि इसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो जो वेव होती है लीज टर्म कौन सी होती है? पहले वाली वेव होती है कि आखिरी वाली वेव होती है? वो कहता है 2 साल लीज टर्म कम हो गई, तो क्या बीच वाली लीज टर्म कम हो जाएगी या आखिरी वाली लीज टर्म कम होगी? आखिरी वाली कम होगी। तो अगर आखिरी वाली कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू सावधानी से निकालना, उस वर्ष की प्रेजेंट वैल्यू निकालना कि जिस साल में आप वेव करा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरी बात समझ गए। हमने प्रैक्टिकली इसे डिस्कस भी किया था। और फिर आरओयू में क्या करेंगे? प्रो राटा। प्रो राटा को मैं ऐसे लिख देता हूं, बुक वैल्यू ऑफ आरओयू इनटू लीज टर्म वेव्ड अपॉन लीज टर्म अवेलेबल। टोटल कितने की थी? जो टोटल अवेलेबल लीज टर्म थी, मान लो अवेलेबल थी 2 साल की, 1 साल वेव हो गई, तो हम अपने पास इसको रिड्यूस कर देंगे। और डिफरेंस कहां चला जाएगा? पी एंड एल। मत्था पच्ची तो सिर्फ इसी स्टेप में है, औरों में तो नहीं है, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि जब एक एडिशनल एसेट आता है तो ये कभी कभी हमारे पास लीज मॉडिफिकेशन नहीं मानी जाती। बताइए, कभी कभी एडिशनल एसेट लीज मॉडिफिकेशन नहीं मानी जाती। कब नहीं मानी जाती? यह भी बताई थी बात आपको। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई एसेट ऐड हुआ है whose consideration is commensurate
टू मार्केट स्टैंड अलोन प्राइस, यानी मार्केट के प्राइस से कमेंसरेट है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उसे आप ट्रीट करते हैं एज सेपरेट लीज, उसे आप एक सेपरेट लीज के रूप में ट्रीट करते हैं। ये आपका एक स्पेशल पॉइंट था, यानी ये मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट बताया जिसमें आपको कोई मत्थापच्ची नहीं करनी होती है, वो एक लीज ही अलग होती है। तो मुझे ये बताओ, दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ पिछली 1.5 क्लास से कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने पास, इसी में सारा कॉम्प्लेक्सिटी थी स्टैंडर्ड की, बाकी स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आगे नहीं मिलेगी आपको, पहले भी नहीं थी। तो मैं अपने पास इसका प्रिंट आउट आपको दे देता हूं, मैंने इसका वीडियो भी बना दिया, आप इसको बाद में चाहे तो अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते